हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज है 25 ऑफ फेब। आज के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे हम। एंड तक पूरे सेशन को देखिए और पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आराम से देखिए, रिलैक्स होकर। एक एक करंट अफेयर, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एनएससीआई सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो एनएससीआई सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अवार्ड की बात करें तो यह दिया गया है इस बार एक एयरपोर्ट को, जिसका नाम है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां देखने को मिलेगा ये एयरपोर्ट? ये देखने को मिलेगा हमको गोवा में। देखिए, पहली बार हुआ है कि इंडिया के किसी एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अवार्ड से सम्मानित किया गया है एनएससीआई के। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये एनएससीआई क्या है। अगर हम एनएससीआई की बात करें तो इसे कहा जाता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत में देखिए, सर्विस सेक्टर के जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो पोर्ट हो, है ना, कोई हॉस्पिटल हो, कोई संस्थान हो, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन को, संस्थान को ये अवार्ड देता है सेफ्टी के आधार पर, है ना। तो काफी सारे अवार्ड ये निकालता है अलग अलग। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो अवार्ड होता है वो होता है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अवार्ड। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अवार्ड, जिसके लिए गोल्डन ट्रॉफी दी जाती है। और ये इस बार दिया गया मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जिसे शॉर्ट में मोपा एयरपोर्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ऑपरेट करता है। इसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है पूरा एयरपोर्ट। अवार्ड के बारे में आपको पता चला कि अवार्ड हर साल देती कौन सी संस्था है? तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया देती है। वैसे सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अवार्ड के अलावा भी ये कुछ अवार्ड जारी करती है अदर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अवार्ड समझ में आया। इसके अलावा श्रेष्ठ सुरक्षा अवार्ड भी जारी करता है, सुरक्षा पुरस्कार भी जारी करता है और प्रशंसा पत्र अवार्ड भी जारी करता है। लेकिन ये जो अदर अवार्ड है ना, इनकी कैटेगरी थोड़ा नीचे आती है और ये एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशन को दिए गए हैं, इसलिए हमने इनको डिस्कस नहीं किया। हमने उसको डिस्कस किया जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है और केवल एक सिंगल इंस्टीट्यूशन को दिया गया। तो ये है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अवार्ड। किसे दिया गया? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो आपको यह भी पता चल गया कि किसे दिया जाता है। तो बेस्ट सेफ्टी वाले संस्थान को दिया जा सकता है जो कि सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। अब नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत यह काम करती है और इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। भारत में जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, औद्योगिक सुरक्षा, उसको बढ़ावा देने के लिए नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया काम करता है। और जो बेस्ट सेफ्टी वाले संस्थान है, जो सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए जिन्होंने काम किया है, उनके लिए अलग अलग अवार्ड हर साल ये जारी करता है। एनएससीआई का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है मुंबई में और इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अवार्ड किसे दिया गया? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? गवाह सुरक्षा योजना के तहत जो गवाह हैं, जो विटनेस है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाएगा। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए राज्य सरकार राज्य की मशीनरी का यूज करेगी। ये जो स्कीम है ना, इसे लॉन्च किया है हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने। आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी। देखिए, इसके तहत किया क्या जाएगा? एक पर्टिकुलर कोई आरोपी है ना, और एक विटनेस है उसके खिलाफ। तो विटनेस अगर गवाही देता है तो उस आरोपी को, जो कि सामने वाला है, उसको सजा हो सकती है। अब यहां पर एक सजा का क्राइटेरिया बनाया गया है कि ऐसे केसेस में विटनेस पर इस स्कीम को लागू किया जाएगा, जिसकी गवाही से सामने वाले आरोपी को या तो मृत्युदंड दिया जा सकता है, या फिर आजीवन कारावास दिया जा सकता है, या फिर मिनिमम 7 साल की सजा उसको मिल सकती है विटनेस की गवाही से। तो ऐसे विटनेस पे लागू होगा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम हरियाणा में। इसके तहत विटनेस की, देखिए, एक तो विटनेस और आरोपी,
इनको आमने सामने नहीं लाया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि विटनेस कभी भी आरोपी के सामने नहीं आए। सेकेंड, विटनेस को प्रोटेक्शन दिया जाएगा पूरा। अगर विटनेस चाहेगा तो उसकी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी, और सेफ्टी पर्पस से उसको इंडिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में जाकर उसको इस मतलब किसी भी व्यक्ति को जो विटनेस है उसको कहीं भी सेफ्टी के लिए गुप्त स्थान पर ले जाया जा सकता है, भारत के किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर। तो ये पर्टिकुलर पूरी स्कीम है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ताकि जो न्याय है ना वो सबको मिल पाए, है ना। और विटनेस को डराना धमकाना ये इंडिया में बहुत आम है। तो इसके आधार पर अगर कोई न्याय से वंचित रह जाता है तो फिर ये जुडिशियरी का लॉस है, देश के लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का लॉस है। तो इससे बचने के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम कौन लाया? हरियाणा गवर्नमेंट। जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी कुछ अदर जो धाराएं हैं उन पर भी ये कानून लागू होता है, जो कि कहीं ना कहीं संगीन अपराधों की श्रेणी में आती है। अब यहां पर हरियाणा की हम बात करें, कैपिटल कौन हो जाती है? कैपिटल हो जाती है चंडीगढ़। बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर के पद पर हैं। सीएम के पद पर हैं वर्तमान में नायब सिंह सैनी। विधानसभा की सीटें देखने को मिलती है हरियाणा में 90, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 हरियाणा। तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम हरियाणा राज्य की स्कीम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। डन हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे बता दूं आप सभी को। आप सभी के लिए देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास है, लाइव चल रही है आप सभी के लिए। आपको पता है यूपीएससी की मेंस में और काफी सारी स्टेट जो पीसीएस की एग्जाम होती है, स्टेट पीएससी, उसकी भी मेंस में एक टॉपिक पूछा जाता है जो कि काफी, एक तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं और काफी एग्जाम्स में बच्चों की मेंस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कारण रुक जाती है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस से। आपको पूरी फॉरेन पॉलिसी यहां पर समझ में आएगी। फॉरेन पॉलिसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसको भी यहां पर आपको डिटेल में समझने का मौका मिलेगा। किस देश के साथ हमारे किस चीज पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, किस देश के साथ हमारे कैसे रिलेशन हैं, तो ये सभी आपको यहां पर पता चलेगा। स्पेशली सिविल सर्विसेज की एग्जाम के लिए है और बायलिंगुअल आपके लिए बैच अवेलेबल है काफी नॉमिनल चार्जेस में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक कीजिए और आप इसे ज्वाइन कीजिए। कोई भी आपका हर्डल है, कोई भी डाउट है, आपको सपोर्ट चाहिए तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में किस धर्म को ऑफिशियली एक धर्म का दर्जा दिया गया है? तो असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में एक धर्म है जो कि बोडो जनजाति का ऑफिशियल धर्म माना जाता है, पारंपरिक धर्म माना जाता है, वो है बथो धर्म, जिसे कहा जाता है बथोइज्म। इसे ऑफिशियली धर्म का दर्जा दिया गया है असम के पर्टिकुलर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में। आंसर डी। असम की सबसे बड़ी ट्राइब है बोडो जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति असम की। ये जिस धर्म का पालन करती है, देखिए हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ही आपको इस धर्म का मैच देखने को मिलेगा, पूरा हिंदू धर्म से इंस्पायर्ड है। यहां पर जो बोडो जनजाति है वो पारंपरिक रूप से बोथोइज्म धर्म का पालन करती है। तो इनकी डिमांड पर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जो कि असम का एक रीजन है, और असम का देखिए ऑफिशियली उस पर अधिकार लागू नहीं होता, मतलब असम की टेरिटरी में है लेकिन असम गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं करती है। उसको रेगुलेट करने के लिए अलग से काउंसिल है असम में ही, लेकिन असम में अलग से काउंसिल है उसके लिए। तो बोडो जनजाति का पारंपरिक धर्म है असम की सबसे बड़ी जनजाति बोडो जनजाति, इनका धर्म बोथोइज्म। बथो बौराई इनके सबसे बड़े देवता के रूप में पूजे जाते हैं और ये 5 एलिमेंट पर विश्वास करती है जिससे बॉडी बनी हुई है। ये माना जाता है, जो बथोइज्म वर्ड निकल के आया ना यहाँ पर, बथोई का अर्थ ही है 5 एलिमेंट जिससे बॉडी बनी है। कौन कौन से होते हैं? हिंदू धर्म में भी वही प्रथा है कि 5 तत्वों से मिलकर एक जीव बनता है, शरीर बनता है। कौन कौन से हैं? धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि, है ना, जल, हवा और अग्नि। तो ये 5 एलिमेंट का कॉन्सेप्ट हमें बोडो
जनजाति में भी देखने को मिलता है और बोडो इसे ही भगवान का स्वरूप मानते हैं, 5 एलिमेंट को, क्योंकि उसी से सब बना हुआ है। तो अब बोडो जनजाति जिस बौद्धोइज्म धर्म को फॉलो करती है उसे ऑफिशियली एक धर्म का दर्जा दिया गया है। कहां पर? बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में, एक स्वायत्त रीजन है जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना असम की गवर्नमेंट का नहीं चलता है, असम का एरिया, लेकिन एक काउंसिल है जिसका गठन किया जाता है गवर्नर के द्वारा, ठीक है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के नाम से। ये रेगुलेट करती है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम इस काउंसिल का होता है। 2003 में बोडो जनजाति और भारत सरकार के बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि बोडो जो है ना वो एक अलग राज्य की डिमांड करते हैं असम में, बार बार, है ना, एक अलग राज्य की डिमांड करते हैं। इसीलिए 2003 में बोडो और भारत सरकार के मध्य में एक समझौता हुआ कि आपके एरिया पर जो असम की गवर्नमेंट है ना उसका एडमिनिस्ट्रेशन लागू नहीं होगा, बल्कि इसके लिए अलग से काउंसिल बनाई जाएगी। तो वही काउंसिल का जो एरिया है वो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है। यहां की बोडो जनजाति का जो धर्म है उसे ऑफिशियली धर्म का दर्जा दिया गया बौद्धोइज्म को। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य, सीएम के पद पर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, काफी सुर्खियों में रहते हैं। और यहां की विधानसभा में 126 मेंबर है या 126 सीट है, 7 सीटें देखने को मिलती है राज्यसभा की और 14 सीटें यहां पर देखने को मिलती है लोकसभा की असम में। पहली विमेन पीस मेकर कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की जा रही है? देखिए, यूनाइटेड नेशन की एक पीस कीपिंग, है ना, पीस कीपिंग, पहली विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस है ये। तो पीस कीपिंग होता क्या है यूनाइटेड नेशन की, पहले इसको समझो। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड के मध्य में, देशों के मध्य में जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, जो युद्ध होते हैं ना, उनको खत्म करने के लिए, ऐसे देशों की सहायता के लिए अपनी फोर्स को भेजता है। और इस तरीके से जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है उसमें 80,000 से ज्यादा सैनिक वर्तमान में देखने को मिलते हैं। तो इनमें जो विमेन है, विमेन पीस कीपर्स, उनके संरक्षण के लिए उनको कैसे टेक्नोलॉजी में उन्नत बनाया जा सकता है, उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है, इन सभी विषय पर चर्चा करने के लिए विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। पहला विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस से आयोजन हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली, आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो 24-25 फरवरी 2025 आज ये खत्म हो जाएगा। 2 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस है, विमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। इसकी थीम रखी गई है पहले विमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस की। आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है? तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2, और सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, मतलब यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग संस्था है, ये तीनों ही इन्वॉल्व है और इन्होंने ही मिलकर विमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया। ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी शांति मिशन है यूनाइटेड नेशन के, उनमें नई टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज किया जा सकता है, महिलाओं को ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है, अच्छी ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है, सुधार कैसे किया जा सकता है, और वैश्विक शांति एफर्ट्स में दक्षिणी देशों का क्या योगदान होगा, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। अभी मैंने आपको बताया, अगर हम यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स की बात करते हैं तो इसमें अभी तक 71 जो पीस कीपिंग मिशन यूनाइटेड नेशन ने चलाए हैं अलग अलग देशों में, उनमें से 49 में इंडिया ने अपने सैनिक भेजे। ऑल ओवर 2 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक हम पीस कीपर्स के रूप में दुनिया के जो संघर्षग्रस्त क्षेत्र हैं, जैसे यूक्रेन का एरिया हो गया, फॉर एग्जांपल सीरिया का एरिया हो गया, है ना, इजराइल या फिलिस्तीन हो गया, ऐसी जगह पर हम 2 लाख से ज्यादा हमारे सैनिक भेज चुके हैं इस पीस कीपिंग मिशन के तहत। यूनाइटेड नेशन का मिशन है और यूनाइटेड नेशन की ही फोर्स होती है इसमें, जिसमें अलग अलग देश अपने सैनिक भेजते हैं। तो 80,000 से अधिक सैनिक अभी भी अलग अलग देशों में यहां पर तैनात हैं। यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस द्वारा संचालित किया जाता है
और इसके तहत एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। स्थापना की गई थी 1945, हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में। और इन्हीं जो पीस कीपर्स हैं, जो सोल्जर है ना, उनको ब्लू बेरेट्स या ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी पुकारा जाता है। संरक्षण के लिए काम करते हैं किसी भी देश में। हाल ही में इंडियन सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? फुटबॉल की प्रतियोगिता है इंडियन सुपर लीग, 2014 में शुरुआत की गई थी, पहला एडिशन था। अभी 2024-25 के इंडियन सुपर लीग का खिताब अपने नाम किया है मोहन बागान सुपर जॉइंट, और इन्होंने फाइनल में ओडिशा एफसी को हराकर यह खिताब जीता। तो विनर हो जाती है इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में मोहन बागान, और रनर अप हो जाती है कौन? तो यह हो जाती है ओडिशा एफसी। ठीक है, क्लब टूर्नामेंट है। तो इंडियन सुपर लीग का आयोजन किया गया 2024-25 का, और इस लीग का दूसरा लगातार जो खिताब है वो अपने नाम किया है मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। लास्ट ईयर 2023-24 का जो सीजन था उसमें भी मोहन बागान सुपर जॉइंट ने ही खिताब अपने नाम किया था। तो अब मोहन बागान सुपर जॉइंट ने ओडिशा एफसी को 1-0 से हराकर इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। फुटबॉल की एक लीग टूर्नामेंट है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड, यह संयुक्त रूप से इनको आयोजित करवाता है। हर साल इंडियन सुपर लीग का आयोजन करवाता है। पहला एडिशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 2014 में आयोजित किया गया था। इस साल यह जो एडिशन है ये 11वां एडिशन है, ध्यान रखना। जो मोहन बागान ने जीता है ये 11वां एडिशन है, और इसके पहले 10वां एडिशन 2023-24 का भी मोहन बागान ने ही अपने नाम किया था। तो 2 साल से लगातार चैंपियन है मोहन बागान सुपर जॉइंट। सबसे सक्सेसफुल टीम की बात करें तो कोलकाता की है, एटलेटिको डी कोलकाता फुटबॉल क्लब है, एटीके एफसी के नाम से इसे जाना जाता है। एटलेटिको डी कोलकाता 3 टाइटल इसने अपने नाम किए सबसे ज्यादा। और अभी जो करंट विनर है वो कौन? मोहन बागान सुपर जॉइंट। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो कि आयोजन करवा रहा है, इंडिया में फुटबॉल खेलों की गवर्निंग बॉडी, स्थापना की गई थी 23 जून 1937 में। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली, और इसके करंट चेयरमैन की बात करें तो ये कल्याण चौबे हैं वर्तमान में। हाल ही में विरासत जल निकाय जो हेरिटेज वाटर बॉडीज हैं उनके संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये जो संस्था है इसका नाम है बिस्लरी इंटरनेशनल। कौन है? बिस्लरी इंटरनेशनल। तो भारत की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने भारत में हेरिटेज वाटर बॉडीज के संरक्षण के लिए बिस्लरी इंटरनेशनल के साथ हाल ही में समझौता किया है। यहां पर पहले तो देखिए यह समझना पड़ेगा कि बिस्लरी इंटरनेशनल करने क्या वाली। तो इसके लिए हमको समझने की जरूरत है एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम को, क्योंकि इसी के तहत यह समझौता हुआ है। देखिए एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम की बात करें ना तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, दूसरा चरण इसका चल रहा है। इसके तहत क्या होता है, भारत के जो हेरिटेज प्लेसेस है, कोई भी हो सकता है, XYZ, ताजमहल हो सकता है, लाल किला हो सकता है ना, कोई प्राचीन मंदिर हो सकता है, जो हेरिटेज प्लेसेस हैं उनके संरक्षण के लिए कोई भी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी, ये उस हेरिटेज को गोद ले सकते हैं और उसके संरक्षण के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी काम करेगी, मतलब पैसा वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लगाएगी। तो ये है एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम, ताकि भारत में जो हेरिटेज प्लेसेस है ना उनके संरक्षण के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आगे आने का मौका दिया जाए और वो इनके संरक्षण के लिए काम करे। तो इसी के तहत बिस्लरी इंटरनेशनल ने द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है कि भैया हम आपकी जो वाटर बॉडीज हैं, हेरिटेज वाटर बॉडीज, उनके संरक्षण के लिए अब हम काम करेंगे, मतलब हम पैसा देंगे, हम अपनी मैन पावर लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे। अभी फर्स्ट फेज में 4 हेरिटेज वाटर बॉडीज का रिस्टोरेशन करेगी बिस्लरी इंटरनेशनल। कौन कौन सी? राजस्थान में है चांद बावड़ी, एक राजस्थान में निमराना बावड़ी देखने को मिलती है, रणथंबोर फोर्ट में
एक पद्मा और एक रानी तालाब है, और एक कालिंजर फोर्ट उत्तर प्रदेश में बुड्ढा बुड्ढी तालाब देखने को मिलता है। तो इन 4 प्लेसेस के संरक्षण के लिए अभी काम करेगी बिस्लरी इंटरनेशनल। ये बिस्लरी इंटरनेशनल और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मध्य का समझौता है। अब बात आती है कि हेरिटेज वाटर बॉडीज क्या होती है। तो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसी भी तालाब को, झील को हेरिटेज वाटर बॉडी घोषित कर सकती है अगर वो 100 साल से पुराना है या फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको हेरिटेज वाटर बॉडी घोषित कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऐसी वर्तमान में 75 साइट्स को हेरिटेज वाटर बॉडीज का दर्जा दे चुका है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या जल शक्ति मंत्रालय। एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम, यह समझ में आ गई क्या है? सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में, और इसका जो सेकेंड फेज है ना वो 2023 में लॉन्च किया गया था, ताकि कॉरपोरेट सेक्टर स्मारकों को गोद ले सके, हेरिटेज प्लेसेस को। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो भारत सरकार की एक एजेंसी है। भारत में जितने भी ऐसे हेरिटेज प्लेसेस हैं, ऐतिहासिक प्लेसेस हैं, उनके संरक्षण के लिए यह संस्था काम करती है। भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, उसके अंतर्गत ये आती है। स्थापना 1861 में अंग्रेजों के शासनकाल में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल यदुवीर सिंह रावत हैं। तो जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उनके संरक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने ऑनररी नाइटहुड सम्मान किस भारतीय को दिया है? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ऑनररी नाइटहुड जो पुरस्कार या सम्मान है वो दिया गया है भारत के सुनील मित्तल को। भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक के रूप में देखे जाते हैं सुनील मित्तल। ये हैं सुनील मित्तल। कंपनी पता होना चाहिए भारतीय इंटरप्राइजेस, इसके संस्थापक और चेयरमैन है। 2007 में सुनील मित्तल को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। तो हमने आंसर ले लिया, ये हो गया सुनील मित्तल हमारा आंसर। यूनाइटेड किंगडम में काफी सारा बिजनेस फैला हुआ है भारतीय इंटरप्राइजेस का, है ना, अलग अलग बिजनेस में ये काम करता है, बहुत सारे बिजनेस फैले हुए हैं। तो यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के मध्य में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, निवेश संबंध को बढ़ावा देने के लिए सुनील मित्तल को यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया ऑनररी नाइटहुड सम्मान, और इसके तहत नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि दी गई है सुनील मित्तल को, भारतीय इंटरप्राइजेस के चेयरमैन और संस्थापक। अभी कुछ सेशंस पहले मैंने आपको टाटा ग्रुप के चेयरमैन के बारे में बताया था, एन चंद्रशेखरन। इनको भी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो दोनों को याद रखिए, इनसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सभी को पता है इसका आंसर क्या है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, या ये रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? सबसे तेज 14,000 वनडे रन पूरे किए हैं, सबसे तेज पूरे वर्ल्ड में ये हैं भारत के विराट कोहली। आपको पता है दुबई में अभी इंडिया और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था, है ना, परसों संडे को। तो उस दिन विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली ने सबसे कम पारियों में 14,000 वनडे रन पूरे किए। अगर हम इनकी पारियां देखें तो 287 पारियों में इन्होंने 14,000 रन पूरे किए हैं वनडे में। वहीं अगर हम सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड देखें तो ये 350 पारियों का है। वैसे पूरे वर्ल्ड में वनडे में 14,000 प्लस रन अभी तक केवल 3 क्रिकेटरों ने ही बनाए हैं। अभी तक 2 थे, सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा, और अब जुड़े हैं विराट कोहली। लेकिन सबसे कम पारियों में 14,000 रन विराट कोहली ने बनाए, 287 पारी। सचिन तेंदुलकर ने 350 पारियां खेली थी 14,000 रन बनाने के लिए वनडे में, और कुमार संगकारा ने 378 वनडे पारियां खेली थी इस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए। तो दुबई में आयोजित हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का
मैच जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है। विराट कोहली दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के रहने वाले। वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज 51। इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली के। आईसीसी अवार्ड 10 बार सबसे ज्यादा इन्होंने अपने नाम किए। आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2012, 2017, 2018, 2023 का खिताब जीता है। इसके अलावा आईसीसी की सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो कि मेन प्लेयर ऑफ द ईयर को दी जाती है, ये इनको 2017 और 18 में दी गई है लगातार। इंडियन गवर्नमेंट ने विराट कोहली को 2013 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। इसके बाद 2017 में दिया पद्मश्री और खेल रत्न अवार्ड दिया गया था जो कि सर्वोच्च खेल अवार्ड है 2018 में विराट कोहली को। हाल ही में भारत ने ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा से प्रभावित किस देश के लिए 26 टन मानवीय सहायता भेजी है? तो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था सारा, जो कि हमको कैरेबियन सागर में देखने को मिला था, मैक्सिको की खाड़ी में। यह नवंबर के मंथ में आया था 2024 में। इससे प्रभावित एक देश है जिसका नाम है होंडुरास, है ना। ये सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलता है ना, मध्य अमेरिकी देश है होंडुरास, मैक्सिको के दक्षिण में। तो इस वजह से तो आसपास के सारे देश प्रभावित हुए थे ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा के कारण, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था होंडुरास। अभी तक रिकवर नहीं हो पाया, 3-4 महीने हो गए। तो इस देश की सहायता के लिए हमने 26 टन मानवीय सहायता भेजी है। किसको? होंडुरास को। अब इसमें ये जो सहायता है ना, इसमें देखिए दवाइयां हैं, खाने की चीजें हैं, कंबल है ना, मेडिसिन, इंजेक्शंस, जो एक लाइफ की नीड है बेसिक, वो सारी चीजें हमने होंडुरास को भेजी है। 26 टन मानवीय सहायता है। ठीक है, अगर हम देखें प्लेस तो ये मैक्सिको की खाड़ी हमको देखने को मिल जाएगी, मैक्सिको के दक्षिण में हमको देखने को मिल जाएगा ये एक देश, मध्य अमेरिकी देश। इसके पूर्व में हमको कैरेबियन सी देखने को मिलेगा, अटलांटिक महासागर से लगा हुआ। और यहीं पर एक तूफान आया था तारा नाम का, जिससे प्रभावित हुआ है होंडुरास। तो नवंबर में आया था सारा। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कि ये तूफान कहां आया था या कहां देखने को मिला, किसको प्रभावित किया। तो होंडुरास सेंट्रल अमेरिकी देश है, कैपिटल है तेगुसिगाल्पा, कैपिटल का नाम है। 75% से अधिक क्षेत्र इसका पहाड़ी है और इसमें कृषि योग्य भूमि बहुत लिमिटेड देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारा क्षेत्र इसका 3/4 अगर हम एरिया देखें तो पहाड़ी एरिया है। लास्ट क्वेश्चन, मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? मायाधर राउत जिनका निधन हुआ, यह ओडिशी नृत्य से संबंधित कलाकार है या डांसर है। यह है राउत जी। तो हाल ही में ओडिशी नृत्य गुरु मायाधर राउत का 92 वर्ष की एज में निधन हो गया है। फादर ऑफ ओडिशी डांस के नाम से जाना जाता है मायाधर राउत को, फादर ऑफ ओडिशी डांस। तो ओडिशा के कटक से ही ये बिलोंग करते हैं और ओडिशी डांस के लिए सबसे पहली एकेडमी इन्होंने स्थापित की थी, जो कि ओडिशी नृत्य सिखाती थी। 1952 में कटक में कला विकास केंद्र के सह संस्थापक के रूप में इन्होंने काम किया है। पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ओडिशी नृत्य को सिखाने के लिए पर्टिकुलर एक अकादमी शुरू की कला विकास केंद्र के नाम से। फादर ऑफ ओडिशी नृत्य मायाधर राउत का निधन हो गया 92 वर्ष की एज में। इन्हें भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। और उसके अलावा भी काफी अवार्ड है, जैसे ओडिशा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1977, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1985, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड 2003 में दिया गया और टैगोर अकादमी रत्न अवार्ड दिया गया था 2011 में। सबसे बड़ा अवार्ड है पद्मश्री 2010 में। ओके, तो 25 ऑफ फेब के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को हमने समझा है और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हमने समझने की कोशिश करी। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर पर, रिवाइज करेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर लेंगे, फटाफट आंसर कर पाओगे आप अगर आपने लास्ट सेशन ध्यान से देखा था तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने इंडिपेंडेंस डे में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये कौन है? मॉरिशस।
भारत में लोकपाल की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में लोकपाल की स्थापना की गई थी 19 मार्च 2019। अली आई लिगांग त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो पूर्वोत्तर में मिसिंग ट्राइब्स के द्वारा यह मनाया जाता है। नयनामृतम 2.0 योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया था केरल सरकार ने। हाल ही में किस राज्य ने नया भूमि कानून पारित किया है जिसमें बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह कौन है? उत्तराखंड राज्य। हाल ही में एफबीआई के नवे डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह काश पटेल हैं। हाल ही में चर्चा में रहा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान कब लॉन्च किया गया था? 29 अक्टूबर 2024 को। स्कॉच पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो यह दिया गया नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को। टी। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना कहां लागू होने वाली है? तो इसे लागू किया जा रहा है दिल्ली में। और हाल ही में लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2021 के बीच में भारत में सुसाइड के केसेस में कितने % की कमी आई है? तो सुसाइड के केसों में कमी आई है 30% तक, है ना, 1990 से 2021 तक, लास्ट 30 ईयर। ओके, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हो गए, रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन 1857 ईस्वी की क्रांति, है ना, मेरठ छावनी से शुरू हुई थी। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है पालक में। और ब्रेन ड्रेन की बात करें तो इसका संबंध है शैक्षणिक बेरोजगारी से। मतलब किसी देश के पढ़े लिखे लोग जब नौकरी करने दूसरे देशों में चले आते हैं क्योंकि उनके देशों में अपॉर्चुनिटी कम है, तो इसे कहा जाता है इकोनॉमिक टर्म में शैक्षणिक बेरोजगारी, है ना, ब्रेन ड्रेन। काफी स्टूडेंट ने पूरा आंसर किया है कि उसका मीनिंग क्या है, तो वो भी सही है, पर इससे कहा जाता है शैक्षणिक बेरोजगारी। आगे आइए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? और भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है या किया गया? और प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मुलाकात करेंगे कल के करंट अफेयर में, डेली करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।